हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सर और आप देख रहे हैं एम एस सर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों के सामने लाया हूं एक और सेट, मॉडल सेट जो JCERT द्वारा निकाला गया है, जो इस बार का क्लास 9 का ये वाला सेट है। इसके पहले फर्स्ट सेट आप लोगों को दे चुके हैं, ये हुआ सेकंड सेट। और इस सेकंड सेट में ये क्लास 9 का विज्ञान सब्जेक्ट का है। आप लोगों को पता है कि इसमें 40 अंक का रहेगा, यानी 40 MCQ प्रश्न दिया जाएगा आपको, और समय रहेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। और इसमें कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया है कि सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, मतलब 40 MCQ प्रश्न दिया जाएगा आपको, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सेम टू सेम वही रूल रेगुलेशन जो फर्स्ट सेट में बताए थे। सही विकल्प का चयन करना है आपको, तो है ही है। और गलत उत्तर अगर हो जाता है तो गलत के लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देर ना करते हुए हम लोग फटाफट 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों का हल करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए किस प्रकार सही आंसर को हम लोग चूज करते हैं और सही आंसर किस प्रकार बनता है इस सेकंड सेट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? यानी ये कह रहा है कि स्वचालित वाहन है, जैसे बाइक है, कोई गाड़ी है, तो वो जो उसमें क्या हो रहा है, कितना दूरी तय किया, कितना दूरी गया, कितना दूर सफ़र किया वो गाड़ी या वो स्वचालित वाहन, तो उस यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा वो तय किया गया, तय की गई दूरी को पता चला, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग फर्स्ट सेट में भी देखे थे, उसे कहा जाता है ओडोमीटर। यानी सही आंसर 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति मतलब कोई वृत्तीय गति नहीं, कोई कोणीय वेग नहीं, मतलब जो गति हो रहा है वो सीधा चलेगा, उस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सड़क पर कार की गति है ना, वो हुआ एक्चुअली सरल रेखीय गति, क्योंकि सड़क पर जब गाड़ी चल रही है तो वो सीधा जा रही है गाड़ी, तो वो क्या है? सरल रेखीय गति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में मन को कोई फिक्स टाइम है और निश्चित दिशा में जा रहा है, तो वो जो निश्चित दिशा में कोई इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि डी मतलब डिस्टेंस, और अगर समय से उसको भागा देते हैं तो क्या निकल जाता है? वेग निकल जाता है। तो ये जो हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर गति समान में हो रहा है और तो उसमें त्वरण क्या होगा? त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब ये होता है वेग में परिवर्तन। तो यहाँ क्या हो रहा है? गति समान अवस्था में जा रही है, मतलब किसी प्रकार की गति में परिवर्तन नहीं है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका त्वरण क्या होगा? हमेशा त्वरण क्या होगा? 0 होगा। यानी सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संवेग कैसी राशि है? संवेग जो होता है वो कैसी राशि है? संवेग का एक निश्चित दिशा होता है, और हम लोग जानते हैं अगर संवेग में निश्चित दिशा है मतलब ये क्या है? सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये गुण कहलाता है। अगर सभी वस्तुएं, चाहे कोई भी लकड़ी, जैसे कोई पत्थर है या आदमी खुद है, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें वो विरोध करेगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि जिस अवस्था में है वही अवस्था में वो रहे। जैसे हम लोग अगर सोए हैं तो सो कर ही रहना चाहते हैं, जब तक मोटिवेट होकर अगर नहीं उठते हैं कि मुझे पढ़ना है, तो वो जो अवस्था है, या कोई पत्थर रखा हुआ तो पत्थर को अगर बाहर से बल प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हमेशा उसी जगह में रहेगा। तो ये क्या है? इस गुण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है जड़त्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है, यानी 6 kg
और 34 kg है, तो क्या कह रहा है, ए का जड़त्व बी से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, या दोनों का जड़त्व बराबर होगा, या ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। हम लोग जानते हैं जड़त्व निर्भर करता है किसी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर, तो यहाँ ज़्यादा द्रव्यमान है मतलब जड़त्व अधिक होगा। तो इसमें ए का है 6 और बी का है 34 यानी 34, तो इसमें क्या है कि बी का जड़त्व जो है ये ए से अधिक होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का असली जो नियम है, गति का जो एक्चुअल नियम है, वास्तविक नियम है, वो किसे कहा जाता है, द्वितीय गति नियम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर। क्लियर है सब कुछ, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की मात्रक क्या है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की ओर चारों ओर लगाने वाले जो होता है ग्रह, उसमें पृथ्वी भी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये किस बल के कारण होता है, हम लोग जानते हैं ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 11 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है, जी का एसआई मात्रक क्या है। तो अगर जी का एसआई मात्रक पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यानी इसमें यह कह रहा है कोई दो वस्तु है, मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो वस्तु है, इसके दूरी अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर है। अगर ए और बी का दूरी को घटा के मतलब आधा कर दिया जाए यानी 5 मीटर कर देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलता है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये बराबर यानी बल बराबर फोर्स बराबर होता है Gm1 × Am2 बट्टे आर स्क्वायर। अब हम आर स्क्वायर को आधा कर रहे हैं, मतलब r/2 हो रहा है। अगर r/2 हो रहा है उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो r का स्क्वायर तो r स्क्वायर आ गया और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 हो रहा है, ये जो 4 हो रहा है यहाँ, ये ऊपर जाके 4 हो जाता है। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का वो सभी जगह क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। जगह अगर चेंज भी हो जाता है तो द्रव्यमान हमेशा समान होगा। द्रव्यमान समान होगा, चाहे उसका वस्तु का भार अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, चंद्रमा में ले जाइए या पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ले जाइए, हमेशा समान होगा। तो आंसर सही आंसर किया हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि जो पदार्थ के कण है, इस कण में छोटे छोटे कणों के बीच छोटे छोटे क्या है, रिक्त स्थान है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो इसे हम द्रव कहते, उससे भी अगर बहुत ज़्यादा और होता तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कणों के बीच जो गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, वो गैस में होता है, और उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। तो ये जो चित्र दिया गया है, ये दिया गया है ठोस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण से किस गुण का पता चलता है। अगर आपके रूम में या कहीं भी अगर अगरबत्ती जल रहा है तो उसका सुगंध जो होता है, अगरबत्ती तो सुगंध आएगा ही, तो उसका सुगंध आपके नाक तक आ जाता है। यानी अगरबत्ती दूर है लेकिन मिल रहा है दूर से ही आपको उसका सुगंध। तो ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है, ये पदार्थ का यही गुण दर्शाता है कि
पदार्थ के कण जो होता है वो निरंतर गतिशील होता है और गतिशील होने के कारण ही वो गति करते हुए हमारे पास आ जा रहा है उसका पदार्थ का कण, इसीलिए हमें अगरबत्ती दूर से ही सुगंध लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में किस पदार्थ का विसरण की गति तेज होगी। इसमें यह कह रहा है कि विसरण की गति तेज होगा, तो विसरण की गति सबसे ज्यादा किस में है, ठोस में या द्रव में या गैस में, वो होता है गैस में। वो विसरण की गति तेज होता है, वो जल्दी जल्दी फैल सकता है, इसीलिए ये क्या है, विसरण की गति तेज होने वाला है गैस। तो नीचे दिया गया 4 ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस है और ये क्या है, विसरण की गति इसका सबसे ज्यादा है, यानी 17 का सही आंसर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ 1 kg ठोस है, उसको गलनांक में बदलना है, तो जितना ऊर्जा चाहिए उस वस्तु को अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस वस्तु को गलने में जितना उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो वो उसे कहा जाता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें यह कह रहा है कोई द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हुआ, जैसे कपूर देखे हैं, कपूर, उस कपूर को अगर रख दीजिएगा तो वो पहले वो तो ठोस है लेकिन द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, वो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होगा। या कुछ ऐसा पदार्थ है गैस में सीधा ठोस आ जाता है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल सकते हैं, यानी गैस से सीधे ठोस में। तो इस प्रकार जो विधि है ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में या गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी 19 का सही आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव की वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। यहाँ द्रव की वाष्प में परिवर्तन अगर क्वथनांक के कम ताप है और द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी 20 का सही आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, यानी जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या है, इसमें जो द्रव्यमान है जल बनने के बाद उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो इसमें अभिकारक मतलब जो रिएक्टेंट पहले भाग लिया और जो बना, दोनों में उपस्थित जितना भी द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका क्या अर्थ है। यानी ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो 16 होता है उसका क्या अर्थ है। याद रखिएगा कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो 12 हुई, उस 12 का एक भाग का जितना गुना होगा वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो इसका हो जाएगा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के 16 गुण भारी है। इसका आंसर हो गया सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण
सूक्ष्मतम कण किसका, किसी भी यौगिक का या पदार्थ का स्वतंत्र रूप में रह सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, लेकिन यह स्वतंत्र रूप में रह सकता है कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो यही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। चतुर्परमाणुक मतलब ये याद रखिएगा कि चतुर्परमाणुक से ये हम लोग को समझना है कि जो बना है यह यौगिक बन रहा है, इसमें से 4 परमाणु किसमें है। यहाँ देखिए कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 3 है। तो इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 4 है। तो यही है सही आंसर, क्योंकि यही चतुर्परमाणुक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर 25 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। हम लोग जानते हैं जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन होने के कारण कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 16 और 2 ये कितना हो गया, 18। तो ये जो 18 हुआ ये 1 मोल का है, कितना मोल का है, 1 मोल का। तो यहाँ 36 मोल का पूछा गया है, हो गया इसका सही आंसर हो गया 2 मोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। अभी हुआ 5 मोल नाइट्रोजन, 5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 7 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, यानी क्या हो गया, N2 मतलब 14 गुना कितना हो गया, 2, यानी कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। तो ये 28 जो है वो 1 मोल का है, कितना का, 1 मोल का। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ 5 मोल का कह रहा है। तो 5 को क्या कीजिए, 28 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा द्रव्यमान किसका, 5 मोल नाइट्रोजन का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, कोशिका का बिजली घर क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोशिका के शक्ति घर, बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि उस अंग में ATP बनता है कोशिका के लिए, शक्ति बनता है, ऊर्जा बनता है। तो वो क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी आंसर हो गया ऑप्शन डी सही आंसर किसका, 28 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। अपना DNA होगा और अपना राइबोसोम है किसका, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना DNA है और राइबोसोम है। तो सही आंसर हो गया 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ रहा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। किस कोशिकांग को, कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सी, लाइसोसोम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक मतलब आदिम कोशिका, ऐसा कोशिका जिसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक अस्पष्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अमीबा, कवक, मनुष्यों में सब में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। और बैक्टीरिया में क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अस्पष्ट होता है केंद्रक। इसका सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 में है, झिल्ली जीवत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। याद रखिएगा ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये यार केस में आ जाता है कभी कभी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। झिल्ली जीवत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, याद रखिएगा कि आंत्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है अंग्रेजी में, आंत्रद्रव्य जालिका में होता है ये जनन की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन में इसमें कितना होता है 4। सही आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में यह पूछ रहा है कि एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्र की संख्या
कितनी होगी। बहुत ही एकदम पेचीदा क्वेश्चन है। अगर याद रखिएगा कि अगर वो अंडा जो है अगर वो निषेचित है, क्या है, निषेचित है, तो उसमें आंसर हो जाएगा कि 18 जीवों में है तो उसमें भी निषेचित अंडा में भी 18 ही होगा। लेकिन चूंकि यह निषेचित के बारे में कहा नहीं गया है, अगर उस जीव में 18 क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है तो उस अंडे में 9 होना चाहिए, क्योंकि हाफ हो जाता है। क्या हो जाएगा सही आंसर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। पौधों में जल एवं खनिज लवण। जल 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 मतलब जाइलेम, खनिज लवण का संवहन कौन करता है, जल है मतलब जाइलेम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जाइलेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। रक्त एक उत्तक है। हम लोग जानते हैं रक्त एक टिश्यू है यानी उत्तक है, तो ये कौन सा उत्तक है, क्या रखिएगा, ये संयोजी उत्तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि मतलब हड्डी के साथ जो मांस जुड़ा हुआ है यानी मांसपेशी जो जुड़ा हुआ है, तो उस रचना को क्या कहते हैं, मतलब जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा टेंडन या कंडरा भी कहा जाता है इसे। तो इसका 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो क्या कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि पैरेन्काइमा कई प्रकार के होते हैं, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, विभिन्न प्रकार के जो होता है। तो जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। पौधे में लंबाई जो है वो किस उत्तक के कारण बढ़ती है। तो याद रखिएगा कि वो हुआ विभाजक। विभाजक जो उत्तक होता है पौधों में, उसके द्वारा पौधों क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है पौधों का। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम और इस सेट का अंतिम प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। मुख गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है। मुख गुहा मतलब हमारे मुंह का जो गुहा है यानी खाली स्थान है, उसका जो आंतरिक सतह है वो किस उत्तक का बना होता है। तो इसका आंसर सही आंसर याद रखिएगा एपिडर्मल, यानी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग जो JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का सेकंड सेट को सॉल्यूशन किए। 2 सेट दिया गया था, दोनों सेट को ही सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ पास में बना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपके मोबाइल में इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।